जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यपाल मतलब संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, इन दोनों को कंपैरेटिव वे में हम लोग पढ़ रहे थे। और यही तरीका जो है आप लोग भी फॉलो कीजिएगा ताकि दो टॉपिक एक साथ तैयार हों और तो और कन्फ्यूजन कम से कम हो। ठीक। तो कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति के कंपैरिजन में हम लोग राज्यपाल का भी देख रहे थे। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहां से कल छूटा था वहीं से है ये स्टार्ट। ठीक है। तो विधायी शक्तियां में जो शक्तियां बता चुके थे उसको नहीं करेंगे डिस्कस, आगे बढ़ते हैं उसमें से। तो विधायी शक्तियां, कॉलम बना लीजिएगा। ये इधर राष्ट्रपति हैं और इधर राज्यपाल। ठीक। विधायी शक्तियों में कल जो बता चुके थे उसके आगे की बात मैं कर रहा हूं। विधायी शक्तियों में एक विधायी शक्ति यह है कि किसी विधेयक के संबंध में संसद को संदेश भेजना। इस पर थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। किसी विधेयक के संबंध में मतलब उस पर विचार करने के लिए, कहने के लिए कि आप संसद को संदेश भेज रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद को संदेश कौन भेजता है। तो चार ऑप्शन थे, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और ये सब। तो याद रखिएगा कौन भेजता है, राष्ट्रपति। ठीक वही चीज यहाँ पर राज्य विधानसभा के मामले में कौन करता है, राज्यपाल। दूसरी बात, मैंने आपको बताया है कि किसी विशेष मामले में ये अध्यादेश जारी करते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनके पास भी है, इनके पास भी है, ये हम आपको बता चुके हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कुछ विशिष्ट रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष रखना। कुछ संस्थाओं की रिपोर्ट होती हैं, उनको संसद के समक्ष रखने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। ऐसी कौन कौन सी रिपोर्ट हैं, जैसे हर साल संघ लोक सेवा आयोग देता है रिपोर्ट, यूपीएससी, कैग, वित्त आयोग। ये वित्त आयोग कौन सा है, केंद्र वाला। ठीक वही चीज राज्यपाल पर भी लागू होती है। ये कहां रखवाएंगे, विधानसभा के पटल पर। इसकी रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। और कैग की भी रखवाएंगे अगर वो संबंधित राज्य के विषय में है तब। ठीक। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट रखवाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, कुछ विशिष्ट अधिनियम नहीं, विधेयक। विधेयक अधिनियम तब बनता है जब संसद उसको पारित करके राष्ट्रपति द्वारा साइन हो जाता है तब। ठीक। तो कुछ विशिष्ट विधेयकों को संसद में रखने से पूर्व, रखने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। जैसे
किसी राज्य के नाम और सीमा में अगर परिवर्तन करना हो, ठीक, अगर विधेयक धन विधेयक हो, धन विधेयक से संबंधित, ठीक, या राज्य की संचित निधि से, सॉरी राज्य नहीं, भारत की संचित निधि से कोई व्यय करना हो, पैसा निकालना हो, तो ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए ही चाहिए। सेम चीज यहां पर है राज्यपाल के संबंध में, लेकिन राज्यपाल के संबंध में ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। धन विधेयक आएगा, ये आएगा। यहां पर भारत की बजाय क्या हो जाएगा, राज्य की संचित निधि। बस अंतर इतना पड़ेगा, राज्य की संचित निधि, ठीक। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं? कार्यकारी शक्ति देख लिए, फिर विधायी शक्ति देख लिए, अब तीसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी चीजें हैं? वित्तीय शक्तियों में है, पहला आपने सुना होगा बजट प्रस्तुत करना, ठीक। तो वार्षिक बजट नाम नहीं है लिखा है कहीं पर संविधान में, उसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को कहते हैं बजट प्रस्तुत करना। उसके पहले, प्रस्तुत करने से पहले भाषण देते हैं, ठीक। ये आर्टिकल 112 के तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक। दूसरी बात, एक होता है, तीन फंड होते हैं, एक होता है संचित निधि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फिर होता है लोक लेखा निधि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और लोक लेखा निधि मतलब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद एक तीसरी विधि होती है आकस्मिकता निधि, जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी, ठीक। तो आकस्मिकता निधि से व्यय राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, ठीक। जरूरत, आकस्मिकता निधि मतलब आकस्मिक कोई जरूरत ऐसी आन पड़ी कि संसद से जो है बैठक में जो है मतदान करके व्यय की मांग नहीं कर सकते, धन नहीं निकाल सकते संचित निधि से, तो आकस्मिकता निधि से निकालते हैं। कोई हिडन खर्च हुआ तो, ठीक, जैसे गुप्तचर एजेंसी को पैसे देना है, ये ऐसा कुछ, तो आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी बात, तीसरी बात यह है कि अनुदान की मांग, वो भी राष्ट्रपति की क्या है, वित्तीय शक्ति है। चौथी बात, चौथी बात यह है कि धन विधेयक से संबंधित वो भी जो है राष्ट्रपति की क्या है, वित्तीय शक्ति है। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में, संसद के सदन पर रखा जाएगा, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, ये राष्ट्रपति की क्या है, वित्तीय शक्ति है। और वित्तीय शक्ति में एक और लिख लीजिएगा, राज्य, सॉरी,
केंद्रीय वित्त आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर जो राजस्व का बंटवारा होता है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है? केंद्रीय वित्त आयोग की। अब जरा देख लेते हैं राज्यपाल के पास यहां पर कौन कौन सी शक्ति है। ये सेम है, बस वहां पर आर्टिकल बदल जाएगा। ये आर्टिकल 112 है, वहां पर कुछ दूसरा आर्टिकल हो जाएगा, वो मुझे ध्यान नहीं है। ये भी है, अनुदान की मांग हो जाएगा, ये भी है। और यहां पर केंद्रीय वित्त आयोग की बजाय राज्य वित्त आयोग। ये क्या काम करता है? जैसे केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा करता है, वैसे ही राज्य वित्त आयोग क्या करता है? राज्य और जो तीसरी थर्ड पिलर है लोकतंत्र का, पंचायत और उनके लिए ये बंटवारा करता है। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ये है क्या? वित्तीय शक्ति। अब न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या चीजें ध्यान में रखना है? कौन सी है न्यायिक शक्ति? पहला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। ये कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहां पर राज्यपाल क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो वो ले गए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन इसमें हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर। ठीक। दूसरी बात, आपने ये सुना होगा कि किसी मैटर पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। वो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ली गई सलाह, सुझाव, उन्होंने क्या सुझाव दिया क्या नहीं दिया, ये कोई नहीं जान सकता। अगर इन्होंने सलाह दी तो इनको मानना, राष्ट्रपति को मानना ही है, ये जरूरी नहीं है। यहां पर सुप्रीम पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो क्या ये भी ले सकते हैं? ये नहीं ले सकते, इनके पास ऐसी पावर नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई? तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई मैटर ऐसा है जिस पर कि केंद्र सरकार के कानून के आधार पर, संघीय विधि के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा हुई है, ध्यान से सुनिएगा, विधि कौन सी होनी चाहिए? संघीय, मतलब वो मैटर किससे रिलेटेड होना चाहिए? केंद्र से। ठीक, तो संघीय विधि द्वारा दंडित व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। माफ मतलब क्षमा,
उसके दंड को बदल सकता है, स्वरूप को बदल सकता है, लघुकरण, प्रविलंब, परिहार, ये कर सकता है। ये क्या होते हैं अभी आगे हम बताएंगे इनको, ठीक। उसके बाद क्या कर सकता है? संघीय विधि पर। और यही सेम चीज जब सैन्य न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो तब भी ये काम किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और जब दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो तब भी ये काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के सजा को माफ कर सकते हैं, उसके सजा का स्वरूप बदल सकते हैं, सजा की अवधि को कम कर सकते हैं, और प्रविलंब और परिहार कर सकते हैं। प्रविलंब परिहार का मतलब उस पर अस्थायी प्रकार से रोक लगा सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी सजा को रोक सकते हैं, ठीक। ये होता है प्रविलंब परिहार, अभी आगे भी पढ़ेंगे। यदि सजा संघीय विधि के अनुसार दी गई हो, यदि सजा सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई हो, यदि दंड का स्वरूप क्या हो, मृत्यु दंड, तीनों केस में राष्ट्रपति के पास ये सुप्रीम पावर है। राज्यपाल के पास क्या है? यहां पर संघीय विधि के बजाय क्या हो जाएगा? राज्य की विधि। मतलब राज्य की विधि मतलब केवल राज्य तक ही वैलिड होगी और कहीं पर वैलिड नहीं होगी राज्य के बाहर, तब राज्यपाल ये काम कर सकते हैं, पहला वाला। दूसरा वाला काम राज्यपाल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और ये भी राज्यपाल नहीं कर सकते, ठीक। बाकी मामलों में अगर मृत्युदंड ना हो तो बाकी मामलों में राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, प्रविलंब परिहार ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर मृत्युदंड दे दिया गया है तो राज्यपाल नहीं कर सकते, उसको क्षमा नहीं कर सकते, ठीक। क्षमा करने की पावर नहीं है, मृत्युदंड को माफ, तो यहां पर माफ करने की पावर नहीं है। मृत्युदंड को लघुकरण कर सकते हैं, वो प्रविलंब कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते, ठीक। ये जरा क्या न्यायिक शक्तियों में आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब चलिए चलते हैं थोड़ा पीछे। थोड़ा पीछे मतलब विधायी शक्ति कल पढ़े थे, तो विधायी शक्ति के बीच में हमें ये देखना है कि उसी से रिलेट टॉपिक पढ़ना है रिलेटेड करके, और ये टॉपिक है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो आज हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो पावर मतलब वीटो शक्ति। वीटो का मतलब ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी इसको वीटो ही लिखते हैं। वीटो का मतलब होता है मना कर देना, रोक देना, ठीक, नकार देना। तो हमें वीटो शक्ति, वीटो शक्ति चार प्रकार की होती है। कौन सी होती है? पहला है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है विशेषित वीटो। तीसरा है निलंबनकारी वीटो। और चौथा है पॉकेट वीटो। अब ध्यान से सुनिएगा। आत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि विधेयक संसद के पास से होकर के आया और राष्ट्रपति ने डायरेक्ट मना कर दिया। ध्यान से सुनिएगा,
आया विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए कि वो कानून बन जाए, अधिनियम बन जाए, और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो वो क्या होता है, आत्यंतिक वीटो, डायरेक्ट मना कर देना। अच्छा, ये वीटो की पावर दी क्यों गई है? वीटो की पावर दो कारणों से दी गई है। दो कारणों, वो कारण कौन कौन से हैं वो जरा देख लेते हैं, तब इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। पहला, जल्दीबाजी में संसद द्वारा कानून बनने से रोकना। जल्दीबाजी में अगर संसद ने कोई कानून बनाना चाहा तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। ठीक। और दूसरा, किसी असंवैधानिक विषय पर विधि बनने से रोकना, ये दूसरा कारण है। अगर राजनीतिज्ञ लोग इतने करप्ट हो गए कि वो असंवैधानिक विषय पर विधि बनाएंगे तो राष्ट्रपति उनको क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, वीटो लगा देंगे उस विधेयक पर। ठीक। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट मना कर देना, ये जनरली दो चीजों पर किया जाता है अभी तक जो देखा गया है। राष्ट्रपति कब डायरेक्ट मना करते हैं? तो राष्ट्रपति दो मैटर, दो सब्जेक्ट पर जनरली मना करते हैं। पहला, यदि विधेयक गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया गया हो, द्वारा लाया गया हो, इनिशिएट किया गया हो। गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं जो ऐसे सांसद जो मंत्री ना हो। जैसे आज के समय कैबिनेट में राहुल गांधी जी नहीं है, और अगर राहुल गांधी जी ऐसा विधेयक लाते हैं और वो सदन में पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर जनरली ये वाला वीटो इस्तेमाल करते हैं। उनको कोई बाध्यता नहीं कि यही करना ही है, ये उनकी अपनी स्वविवेक की पावर है, ये ध्यान रखिएगा। वीटो की शक्ति स्वविवेक है, लेकिन वो क्या करते हैं, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। है तो स्वविवेक की पावर, अपने डिस्क्रिशन राइट है उनका यूज करने का, लेकिन जनरली मंत्रिमंडल की सलाह से वो लोग करते हैं। और मंत्रिमंडल ये नहीं चाहेगा कि विपक्ष के द्वारा कोई भी इनिशिएशन लाया गया हो, कोई विधेयक इनिशिएट किया गया हो और उसको वो कानून बना दे। वो कहेंगे इसी सब्जेक्ट पर हम कानून लाएंगे, हमारे मंत्री लाएंगे, हमारी सरकार लाएगी। बात समझ में आ गई? तो यदि विधेयक गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया गया हो, इसी को गैर सरकारी विधेयक भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैर सरकारी विधेयक कौन होता है? जो किसी ऐसे सांसद के द्वारा लाया गया हो जो कि मंत्री ना हो। ये ध्यान में रखिएगा, सांसद तो है, वो पार्लियामेंट में बैठने का उसका अधिकार है, सदस्यता सब कुछ है, लेकिन वो मंत्री नहीं है। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा, यदि सरकार हाँ सत्ता में ना रहे, जैसे कोई विधेयक आया और जब तक राष्ट्रपति के पास पहुंचा तब तक सरकार गिर गई, राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस सरकार की जो पहले सरकार के द्वारा भेजा गया है उसको, उस पर वीटो लगा देंगे। ऐसा के आर नारायणन जी ने किया था 1997 में। उनसे पूछे बिना एक विधेयक लाया गया था जिसमें संसद सदस्यों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए थे, और उन्होंने अपनी पावर दिखा दी। जब विधेयक गया, सांसद लोग खुश थे कि अगले महीने से सैलरी बढ़कर मिलेगी, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, वीटो लगा दिया, एब्सोल्यूट वीटो। बात समझ में आ गई? विशेषित वीटो, विशेषित वीटो वो होता है जो विधायिका के विशेष बहुमत से
ओवर रूल किया जा सके। जैसे विशेषित वीटो होता है, जैसे विधेयक गया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने अनुमति देने से मना कर दिया। जब मना कर दिए तो आत्यंतिक वीटो, ठीक। लेकिन विशेषित वीटो में क्या होता है कि वो डायरेक्ट मना नहीं करते, वो क्या करेंगे, या तो वापस कर देंगे या अपने पास रखे रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो अगर वो वापस कर देते हैं तब तो आ जाएगा निलंबनकारी वीटो में। और अगर वो अपने पास रखे रहते हैं और उसी बीच में वही सेम विधेयक संसद के सदस्य, संसद ने जो है विशेष बहुमत से दोबारा पारित करके भेज दिया, अभी उन्हीं के पास है, राष्ट्रपति के पास वही सेम विधेयक, जब संसद सदस्यों ने देखा कि ये साइन नहीं कर रहे हैं तो वही सेम विधेयक क्या कर रहे हैं, उसी को दोबारा विशेष बहुमत से पारित करके और फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया। मतलब राष्ट्रपति के पास विधेयक की 2 कॉपी आ गई और जो दूसरी वाली कॉपी है वो विशेष बहुमत से पारित होकर के आई है। तो राष्ट्रपति को उस विधेयक में अनुमति देनी होगी। मतलब इस वीटो का इस्तेमाल कब करते हैं, इस वीटो को ओवर रूल कब करते हैं, कि अगर राष्ट्रपति ने ये वीटो लगा दिया तो ओवर रूल कब करेंगे, कैसे होगा, जब संसद विशेष बहुमत के द्वारा वही विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दे जिस पर राष्ट्रपति ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। ये ध्यान रखिएगा, विधेयक राष्ट्रपति के पास है, ना तो उन्होंने मना किया है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस किया है। ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा इस वजह से है क्योंकि राष्ट्रपति के पास अगर टाइम लिमिट होगी कि आपको इतने दिन में विधेयक पर डिसीजन लेना है कि साइन करना है कि नहीं करना, अगर वो उतने दिन में डिसीजन नहीं लेंगे तो संसद ये वाला काम करेगी। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये वाली पावर भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्यों, आपको पता होगा कि यहां पर जो भी विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास होकर के, उस पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। पुंछी आयोग ने कहा है, सरकारी आयोग ने कहा है कि जो भी विधेयक जाए राज्यपाल के पास, जो भी विधेयक जाए राष्ट्रपति के पास, उसमें टाइम लिमिट होनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर उनको उस पर डिसीजन ले लेना है, 6 महीने के अंदर उस पर डिसीजन ले लेना है। लेकिन ऐसा अभी तक रूल नहीं बना। तो विशेषित वीटो कहां पर यूज होगा, जहां पर राष्ट्रपति के लिए टाइम लिमिट दी गई होगी कि इतने दिन में अगर राष्ट्रपति ने डिसीजन नहीं लिया तो संसद दोबारा से विशेष बहुमत के द्वारा वही विधेयक भेज देगी। और ऐसा होता है अमेरिका में। तो ये पावर, विशेषित वीटो की पावर कहाँ है, राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को। क्यों, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति को 10 दिन का समय दिया जाता है, 10 दिन के अंदर उनको उस पर डिसीजन लेना ही लेना है। अगर 10 दिन के अंदर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो उनके वीटो को निरस्त करने के लिए संसद यही काम करती है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, बात समझ में आ गई। तो विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक, अब आता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि जो विधायिका के सामान्य बहुमत से ओवर रूल का मतलब निरस्त किया जा सके। ठीक, एक याद रखिएगा, पेप्सू विधेयक आया था सबसे पहले 1951 1961 के आसपास शायद है। ठीक, तो वहां पर निलंबा वो आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल किया गया था। भारत में किसी भी विधेयक के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये है ही नहीं उनके पास। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड वीटो। सस्पेंडेड वीटो का क्या मतलब है, देखिए अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया साइन करने के लिए तो उनके पास क्या चॉइस है, या तो स्वीकृति दे दें, ये कल हमने देखा, या वो मना कर दें।
आत्यंतिक वीटो लगा दें। तीसरी चॉइस और है कि वो उसको क्या कर दें, पुनर्विचार के लिए लौटा दें। तो कुछ दिन वो अपने पास रखेंगे, फिर पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। और मैंने आपको बताया कि पुनर्विचार के लिए जैसे ही लौटाए तो संसद ने उस पर विचार किया नहीं किया। अगर सेम विधेयक संसद ने पारित करके भेज दिया, किस बहुमत से, सामान्य बहुमत से, वही सेम विधेयक चाहे संशोधन करके भेजा हो चाहे एज इट इज भेज दिया हो, तो राष्ट्रपति को जो वीटो की, निलंबनकारी वीटो की पावर थी, निलंबनकारी मतलब अननेसेसरी का डिले करना, तो विधेयक आया, राष्ट्रपति ने उसको वापस भेज दिया कि फिर से इसको देखो, तो क्या कर दिए, उसको डिले कर दिए। लेकिन जब वापस से आ गया विधेयक इनके पास, तो ये पावर समाप्त हो गई, निलंबनकारी वीटो। तो ये जो है विधायिका के सामान्य बहुमत से इस वीटो को ओवर रूल किया जा सकता है। और ये विधेयक, ये जो वापस करने वाला विधेयक है, पुनर्विचार वाला मैटर, कि जब पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि पुनर्विचार कभी भी धन विधेयक के मामले में नहीं होगा। धन विधेयक के पास, राष्ट्रपति के पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो यस करना है या नो करना है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इस वीटो का इस्तेमाल धन विधेयक वाले मामले में नहीं किया जाएगा, ये लिख लीजिएगा। ये वीटो धन विधेयक के मामले में नहीं उपयोग किया जाएगा। ठीक, धन विधेयक के मामले में केवल वो हो सकता है बस। ठीक, और जनरली वो होता नहीं है, क्योंकि धन विधेयक मैंने बताया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व अनुमति से आता है। जब पूर्व अनुमति पहले ही है तो मना क्यों करेंगे। ठीक, निलंबनकारी वीटो का मतलब समझ गए, कुछ देर के लिए डिले कर देना बस। ठीक, सबसे मेन है जिसको आप सुनते हैं पॉकेट वीटो, और इसका नाम भी पॉकेट वीटो ही लिखिएगा हिंदी में भी। ठीक, जेब वाला वीटो मत लिखिएगा। ठीक है, पॉकेट वीटो में क्या करते हैं, पॉकेट वीटो का मतलब यह हुआ कि कोई निर्णय नहीं, जैसे कोई विधेयक आया साइन करने के लिए, और ना तो हाँ कर रहे हैं, ना करना है, ना पुनर्विचार के लिए वापस कर रहे हैं, तो क्या रहे हैं, वो चुपचाप टेबल के किनारे रखे हैं, या कह रहे हैं कि उधर अलमारी में रख दो। लोग उनको बार बार कह रहे हैं कि जरा देख लो, हाँ देख लेंगे, अभी थोड़ा मूड सही नहीं है। तो पॉकेट वीटो का क्या मतलब है कि ना हाँ करना ना करना, चुपचाप मैटर पड़ा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, मतलब उसको जेब में रख लेना, ये मतलब है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल, एक विधेयक आया था राजीव गांधी सरकार में, डाकघर विधेयक। इसमें यह था कि सरकार, जो लोग चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने रिश्तेदारों को या अपने शुभ चिंतकों को, तो इसमें यह था कि सरकार उन लेटर को भी क्या कर सकती है, पढ़ सकती है, जबकि ये क्या है, निजता का उल्लंघन है। तो यही क्या है, इसी पर सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया पॉकेट वीटो का। तो ये डाकघर विधेयक में याद रखिएगा कि कौन से वीटो का इस्तेमाल किया गया है, पॉकेट वीटो। पेप्सू के मैटर में संसद के वेतन भत्ते बढ़ाने के उसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, निलंबन, वो सॉरी, अब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो। ठीक, यही सेम पावर राज्यपाल को है, क्या वो मना कर सकते हैं और थोड़ी, मतलब पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, और पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई निर्णय ना लें। चौथी, मतलब तीन जो हो ही गया, एक दो तीन, चौथा काम वो और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं वो देखते हैं, ये कल हम आपको बता चुके हैं।
तो राष्ट्रपति के पास विधेयक आने पर राष्ट्रपति के पास क्या चॉइस है वो देखिए। या तो अनुमति दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, या अनुमति सुरक्षित रख सकते हैं, या मना कर सकते हैं, इसको ये कहते हैं। ठीक, या तो यस या नो, या पुनर्विचार, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके कोई डिसीजन ले ही ना। तो ये तीन तो हो गए वीटो, और एक हो गया कि हाँ पास कर दिए। तो राष्ट्रपति के पास यही चॉइस है। बात समझ में आ गई? ये जो वीटो पावर है, ये वीटो पावर, ये राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 111 के तहत मिलती है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो की पावर दी गई है। तो या तो मना करेंगे, या पुनर्विचार के लिए वो कर देंगे, या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वो यही चार काम कर सकते हैं। ठीक, अब अगर राज्यपाल के पास आ गया तो राज्यपाल, राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो आर्टिकल 200 के तहत, ये मैं कल आपको बता चुका हूं लेकिन रिपीट कर रहा हूं आपको, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास विकल्प, कौन कौन से विकल्प हैं राज्यपाल के पास? या तो अनुमति दे दें, वही चीज, या अनुमति ना दे, सुरक्षित रख लें। तीसरी बात, पुनर्विचार। चौथी बात, पॉकेट का इस्तेमाल कर लें। पॉकेट का क्या मतलब है? कि उस पर कोई निर्णय ना लेना, सीधी सी बात यह है। ठीक, कोई निर्णय ना लेना। और पांचवा विकल्प इनके पास और है। पांचवा विकल्प और क्या है? विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। आपको जनरली बुक में ये नहीं मिलेगा। वो कहेंगे राष्ट्रपति के पास तीन ही विकल्प हैं, या अनुमति दें, ना दें, पुनर्विचार कर लें, बस यही। ठीक, तो ये ऐड कर लीजिएगा कि पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल दोनों लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो राज्यपाल के पास पांचवा विकल्प हमने दे दिया कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिए, अब यहीं पर जब विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, जब विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या है? राष्ट्रपति के पास विकल्प, और ये विकल्प आर्टिकल 201 के तहत है। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? या तो वो अनुमति दे, या मना कर दे, या पुनर्विचार के लिए भेज दे, या कोई डिसीजन ना ले।
आया है पढ़ा। तो पॉकेट वीटो का राइट हर जगह है, लेकिन पॉकेट वीटो हर जगह लिखा नहीं जाएगा, इसलिए बुक में लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माना जाता है कि वो हर जगह राइट है। कहानी समझ में आ गई? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ना दे तब तो ठीक है। पुनर्विचार वाले में दो ऑप्शन याद रखिएगा, दो ऑप्शन। क्या दो ऑप्शन है? कि यदि वापस किए गए विधेयक को विधायिका पारित करके वापस भेज देती है। पारित करके, चाहे वो सामान्य बहुमत से हो चाहे विशेष बहुमत से। जनरली विधेयक, सामान्य विधेयक जो होते हैं वो सामान्य विधेयक से, सामान्य बहुमत से ही पारित होते हैं। विशेष बहुमत तो किसमें है? संविधान संशोधन में। तो अगर वो उस विधेयक को पारित करके वापस भेज देते हैं, चाहे वो संशोधन के साथ भेजते हैं, मतलब उसमें कुछ पुनर्विचार करके कुछ संशोधन कर दिए हों, या एज इट इज भेज दिए हों, तो यहाँ पर अनुमति अनिवार्य है। फिर राष्ट्रपति कोई वीटो नहीं कर सकते। यहां पर एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, पुनर्विचार वाले में यही सेम चीज राज्यपाल के लिए यहां भी वैलिड है, कि अगर राज्य विधायिका ने ऐसा काम कर दिया तो उनको अनुमति देना मस्ट है। दूसरी बात, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, धन विधेयक के मामले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां पर भी नहीं किया जा सकता, यहां पर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां पर चलते हैं। ये तो हुई राज्यपाल की बात, राष्ट्रपति की बात। जब ये राज्य वाले विधेयक राष्ट्रपति के पास आए, तब क्या करना है? तो पुनर्विचार के लिए अगर इन्होंने भेजा और उन्होंने वापस भेज दिया ये काम करके, जब इन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा तो विधेयक किसकी अनुमति का वेट कर रहा था? राष्ट्रपति के पास। तो जब ये वापस भेजेगी विधायिका राज्यपाल के पास, तो इस पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, ये वापस इनके पास भेजेगा। क्यों? क्योंकि पुनर्विचार के लिए किन्होंने भेजा है? राष्ट्रपति ने। अब जब इनके पास वापस भेजा तो यहां पर लिख लीजिए, अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। वहां पर तो कंपलसरी कर दिया है। और देख रहे हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट में, कि ये सेंट्रल के साथ तो अनिवार्य कर दिया, और यहां पर क्या कर दिया? अनिवार्य नहीं है। अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ना अनुमति देने के लिए बाध्य है, ना टाइम लिमिट है कोई। ठीक, बात समझ में आ गई? अब आपको ये ध्यान में रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो विधेयक होते हैं इसमें कोई भी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें मस्ट है, अनिवार्य है, कंपलसरी है अनुमति देना। अब आपको ये पता है कि संविधान संशोधन विधेयक केवल और केवल राष्ट्रपति के पास आएगा, क्योंकि राज्यपाल के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। राज्य विधायिकाओं के पास संविधान को संशोधन करने की शक्ति नहीं है। तो किसके पास आएगा? राष्ट्रपति के पास। और यहाँ पर राज्यपाल वाले में ये मामला नहीं आता। अब यहाँ पर ये जो नो वीटो है, मतलब ना तो उसको मना कर सकते हैं, ना पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि पुनर्विचार के लिए भेजना भी एक वीटो का प्रकार है। ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कि संविधान संशोधन विधेयक में ना तो वो अनुमति देने से मना कर सकते हैं, और ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और ना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब कोई भी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनको अनिवार्य है कि अनुमति देना ही होगा। और ये प्रावधान किसके तहत आया? 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये प्रावधान लाया गया। राष्ट्रपति को
अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक जो भी आएगा उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही देनी है। ठीक, क्लियर हो गया वीटो शक्ति। और अगर विधेयक आ रहे हैं, सामान्य विधेयक के पास सारे विकल्प उपलब्ध हैं, धन विधेयक के पास पुनर्विचार वाला उपलब्ध नहीं है। और तीसरी बात, अगर पुनर्विचार के बाद आ रहा है तो राष्ट्रपति को मस्ट है, इनको भी मस्ट है, लेकिन राज्यपाल को भी। लेकिन अगर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के द्वारा भेजा गया, राष्ट्रपति ने भेजा था, तब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। कहानी समझ में आ गई? पूरा क्लियर है? ठीक। अब चलते हैं अध्यादेश की शक्ति। ये मैंने आपको बताया है कि ये राष्ट्रपति की और राज्यपाल की विधायी शक्ति में आता है, अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल के पास, इसी को उल्टा कर दीजिएगा, पहले दो, आर्टिकल 213 के तहत। ठीक। अध्यादेश का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अध्यादेश संसद जो कानून बनाने की प्रक्रिया है संसद की, वो संसद का जो कानून बनाने का अधिकार है, प्रक्रिया है, वो अधिकार किसके पास चला जा रहा है? एक व्यक्ति के पास, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति अकेले तो बनाएगा नहीं, मंत्रिमंडल कानून बनाएगी कि हाँ ये कानून बना दीजिए, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे। तो इसी वजह से राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। तो अध्यादेश और कुछ नहीं है, संसद के कानून बनाने की प्रक्रिया को एक व्यक्ति को दे देना, राष्ट्रपति को दे देना, वही क्या है? अध्यादेश। अब अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी? स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है कि यह वेट नहीं कर सकते संसद के सत्र का, और ना ही ये इतना टाइम होता है कि संसद उस पर बाकायदे डिस्कशन करे। तो जल्दीबाजी में हम क्या बनाते हैं जब कानून की आवश्यकता हो? तो अध्यादेश। तो इसकी 4 सीमाएं याद रखिएगा, इसकी 4 सीमाएं हैं। दोनों का कंपैरिजन करके देख लेंगे। पहला, तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों या कोई भी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो। आपको पता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, हमेशा वो कभी विघटित नहीं होती, लेकिन लोकसभा विघटित हो जाती है। तो अगर लोकसभा विघटित हो गई हो तब ये काम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब कानून बनाने वाला कोई है ही नहीं। और दूसरा, जब दोनों सत्र की छुट्टी चल रही हो, एक एक महीने का बीच में गैप होता है हर एक सत्र के बीच में, 1 महीने या 2 महीने का होता है, 3 3 6 3 9, एक एक महीने का होता है। ठीक, 3 महीने का एक सत्र होता है। तो बीच में अगर गैप हो गया हो और उस बीच में ऐसा कोई मैटर पर कानून बनाना हो तो क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर दें। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ठीक, सेम चीज यहां पर है राज्यपाल के लिए। अगर द्विसदनीय है, मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तब तो वही कि दोनों सदन वो ना हो, या विधानसभा है खाली तो विधानसभा की बात करेंगे। ठीक, तीसरी बात, सॉरी दूसरी बात, तभी जारी किया जा सकता है जब तत्काल कार्यवाही की परिस्थिति
आवश्यक हो। ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम तत्काल कार्यवाही की जरूरत है। वही चीज सेम यहां पर। ठीक। तीसरी बात, संसद जिस मैटर पर कानून बना सकती है, कौन कौन से मैटर पर संसद कानून बना सकती है? एक संघीय सूची पर, यूनियन लिस्ट पर, और दूसरा कॉन्करेंट या समवर्ती लिस्ट पर। तो उनके जो संबंधित विषय हैं उसी पर केवल अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। क्यों? क्योंकि संसद की ही कानून बनाने का अधिकार किसने ले लिया? राष्ट्रपति ने, विशेष परिस्थिति में। वही है अध्यादेश। तो संसद जिन जिन मैटर पर कानून बना सकती थी उसी मैटर पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राज्य सूची पर नहीं कर सकते। तो ये किन विषयों पर जारी कर सकते हैं? किन विषयों पर जारी हो सकता है? या तो संघीय सूची या समवर्ती सूची। ये किन विषयों पर जारी कर सकते हैं? ओनली स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के विषय पर। सॉरी, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के लिए, क्योंकि समवर्ती पर दोनों कानून बना सकते हैं। अगर समवर्ती पर इन्होंने भी बनाया, इन्होंने भी बनाया, तो किसका मान्य होगा? राष्ट्रपति का, संसद का, केंद्र का। ठीक, ये आपको बता चुके हैं। चौथी बात, ये अधिनियमों की तरह पूर्वगामी हो सकते हैं। ये भी वही। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है, जैसे आज गवर्नमेंट ने अध्यादेश निकाला और कहा कि हम टैक्स लेंगे, टैक्स की रेट, वो दर हम जो है रिवाइज कर रहे हैं। जो अभी तक 5% ले रहे थे वो टैक्स, वो 3% कर देंगे या 6% कर दिए। और ये प्रावधान सन 2000 से लागू कर दिए, आज की डेट में ये अध्यादेश निकाल दिए। तो ये 2000 से जितने भी टैक्स के मामले हैं उनमें अब टैक्स की दर कितने परसेंट से कैलकुलेट होगी? 3% से या 2% से, जो भी उस अध्यादेश में लिखा रहेगा। जैसे कानून पीछे से लागू होते हैं वैसे ही ये अध्यादेश भी पीछे से लागू हो सकते हैं। ठीक, कोई वो जो है दिक्कत की बात नहीं है। जो पांचवी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम्म, अध्यादेश जारी होने के बाद, अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के दोनों सत्र की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है। राज्यसभा तो हमेशा ही रहती है, विघटित होती नहीं है। लोकसभा जिस दिन बैठी उस दिन से 6 सप्ताह के भीतर जो अध्यादेश पारित हुआ था, जब वो उसमें नहीं थी अस्तित्व में, तब जब उसका सत्र नहीं चल रहा था, तो 6 सप्ताह के भीतर उसको अप्रूव होना जरूरी है, पारित होना जरूरी है। ये दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा, लोकसभा, जो बाद में बैठा, जिसकी बैठक बाद में हुई, वहां से 6 सप्ताह गिनेंगे। हो सकता है लोकसभा की आज बैठक हो रही हो, राज्यसभा की कल से शुरू हो, तो कल वाली डेट से गिनेंगे 6 सप्ताह के अंदर। अगर 6 सप्ताह के भीतर पास हो जाता है तो कितने दिन तक चलेगा? यहां पर लिख दीजिए,
यदि पारित पारित होना अनिवार्य है, यदि पारित तो 6 महीने, 6 महीने तक वैलिड होगा, उसके बाद समाप्त। क्यों? क्योंकि अध्यादेश लाया गया था इमरजेंसी में। अब आप इमरजेंसी को ही सामान्य प्रोविजन बना दोगे तब दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपने पावर प्रतिनिधियों के हाथ से उठा करके एक व्यक्ति को दे दी, वही डिसीजन ले रहा है, या एक कैबिनेट को दे दी, 5-6 लोग, 10 लोग, 15 लोग ही पूरे उसको चला रहे हैं। तो 6 महीने तक ही इमरजेंसी का प्रोविजन इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद ये अपने आप नष्ट हो जाएगा, मतलब निरस्त हो जाएगा, नॉन इनवैलिड घोषित हो जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर कानून बन गया, इसको संसद के जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया है, तब ये कानून का रूप ले लेगा। अगर कानून नहीं बना तो 6 महीने बाद इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? 6 महीने बाद एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता, बार बार नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे पूछे कि अध्यादेश की टाइम लिमिट क्या है, समय सीमा, तो मिनिमम समय सीमा 6 सप्ताह और मैक्सिमम कितनी है? 6 महीने। अगर यहां पर 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं हुआ तब भी ये खत्म, समाप्त। वही सेम चीज यहां पर है राज्यपाल के केस में। अध्यादेश निकाले, विधानसभा बैठी, तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित होना है। अगर 6 सप्ताह के अंदर पारित हो गया तो कब तक चलेगा? 6 महीने तक। और बीच में भी अगर संसद या लोकसभा चाहे तो इसको निरस्त भी कर सकती है। अगर ना निरस्त करे तो 6 महीने बाद ये अपने आप निरस्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हर एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें केवल कहानी की तरह मत सुनिएगा। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि यह संसद के कानून बनाने की शक्ति के पूरक शक्ति नहीं है। पूरक शक्ति मतलब कि एक के इस्तेमाल की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर लिए। इमरजेंसी में आपको पावर दी गई है, वो इमरजेंसी के रूप में ही आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि सामान्य काल में 6-6 महीने बाद अध्यादेश ला रहे हैं दनादन। ऐसा क्यों किए? क्योंकि एक टीसी वाधवा केस हुआ है बिहार का, और ये हुआ है 1967 से लेकर के 1981। कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल में इन्होंने लगभग 287 या 267 बार अध्यादेश लाए हैं, सोचिए। जैसी वैलिडिटी खत्म हुई 6 महीने, तुरंत फिर अध्यादेश ला दिए। ये क्या है? ये पावर का मिसयूज है और कुछ नहीं है। और बिना कोई लैंग्वेज चेंज किए, बिना कुछ, उसी को सेम सेम रिपीट कर रहे हैं। तो डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आपको कानून बनाने की शक्ति दी गई है, लेकिन कानून बनाने की बजाय आप अध्यादेश से काम चलाएंगे, ये उचित नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लास्ट बात इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, ये लोकसभा का नियम बन गया है कि अध्यादेश आपने पारित कर दिया, 6 महीने तक वो चला। अब उस 6 महीने के बीच में आपने उसी अध्यादेश से संबंधित कानून संसद में, विधेयक, कानून बनाने के लिए विधेयक संसद में रखा। तो जब विधेयक संसद में रखेंगे तो उस विधेयक से संबंधित अगर आपने अध्यादेश जारी किया है तो अध्यादेश जारी करने का कारण, परिस्थिति सब आपको संसद में बताना पड़ेगा लिखित रूप में कि हाँ, हम इस पर अध्यादेश लाए थे, अध्यादेश में ये मैटर था, ये परिस्थिति थी जिसके कारण अध्यादेश लाया गया, और अब उसी अध्यादेश का रिप्लेसमेंट करने के लिए हम विधेयक लाए हैं ताकि ये कानून बन सके। ठीक, तो याद रखिएगा, ये लोकसभा नियम के अनुसार अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक
को जब सदन में प्रस्तुत किया जाएगा तो अध्यादेश जारी करने के कारणों व परिस्थितियों को सदन के सम्मुख रखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये संविधान संशोधन में नहीं लिखा है, ये लोकसभा नियम में रखा है। सेम चीज यहां पर भी है विधानसभा में। कहानी समझ में आ गई? अध्यादेश कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, डीसी वाधवा वाला केस याद रखिएगा कि कैसे इन्होंने पावर का अनर्गल इस्तेमाल किया। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये क्या है, किस आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 72 में ये मेंशन्ड है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और ये आर्टिकल 161 161। ठीक, कितना अंतर है? 89 का। इसमें 72 में अगर 89 जोड़ देते हैं तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आ जाएगी। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति किन किन मामलों में व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति दे सकता है। अगर संघीय विषयों से संबंधित, संघीय कानून से संबंधित किसी को सजा दी गई हो तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। दूसरा, अगर सैन्य न्यायालय के द्वारा सजा दी गई हो तब ये अधिकार है। और अगर दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तब। राज्यपाल के पास, अभी मैं क्षमा की बात कर रहा हूं, माफ करने की बात, तो संघीय वाले की बजाय यहां पर राज्य विधान। सैन्य न्यायालय से इनको कोई मतलब नहीं है, इनके पास पावर नहीं है। और दंड का स्वरूप अगर मृत्यु दंड हो तब भी इनको क्षमा की पावर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्षमा की पावर है, माफ करने की पावर, जिसको आप पार्डन कहते हैं, PARDON। ठीक, बात समझ में आ गई? तो पार्डन केवल इनको, और इनको केवल क्या है, राज्य विधान के उस पर है। उसमें भी अगर राज्य विधान में मृत्युदंड मिल गया तब नहीं। तो मृत्यु, जब भी ये मृत्युदंड होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, हाईएस्ट कोर्ट ही उसकी सुनवाई करके फिर फाइनल मुहर वही लगाएंगे। ठीक, आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो क्षमादान शक्ति है, इस समय राष्ट्रपति या राज्यपाल न्यायालय की तरह काम नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। न्यायालय की तरह काम नहीं करते, मतलब ना तो उनसे बहस कर सकते हैं, ना सुनवाई का अधिकार है। ये सब अधिकार कहाँ है? न्यायालय को। तो जो भी क्षमा के लिए अर्जी डालेगा, ना तो उससे बहस कर सकता है राष्ट्रपति या राज्यपाल से, ना ही सुनवाई का अधिकार है। अगर उन्होंने खारिज कर दिया तो बस खारिज। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, अब हमें इसके बारे में देखना है कि जो क्षमादान की शक्ति है वो
किस आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में बटी है? ठीक। तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? पहला, क्षमा। क्षमा मतलब पार्डन। दूसरा, लघुकरण, कम्यूट। परिहार। रेमिशन। रेमिशन। रेमिशन के बाद विराम, रेस्पाइट। इंग्लिश वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा। और पांचवा है प्रविलंब, रेप्राइव। आप दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि अगर कोई अपराध आपके घर में छोटे बच्चे से हो गया तो कहते नहीं कि माफी मांगो। तो माफी अगर उसने मांग लिया तो आपने क्या कर दिया? उसको माफ कर दिया। अब माफ करने का क्या मतलब है? उसको किसी निगाह से नहीं देखना है कि अपराधी वाली निगाह से देखना है। फिर लोग ये भूल जाते हैं कि ये अपराध किया ही नहीं। तो क्षमा का मतलब क्या हुआ? कि अपराध से दोष मुक्ति हो जाती है। मतलब ये मानकर चलते हैं कि अपराध हुआ ही नहीं, माफ कर दिए, खत्म बात। अब सब कुछ, सारे संबंध नॉर्मल। लघुकरण का क्या मतलब है? सजा का स्वरूप बदल देना। लघुकरण से आपको लगेगा लघु मतलब कम कर देना, तो यहां पर स्वरूप बदल देते हैं। जैसे मृत्युदंड दिया गया हो और उसको आजीवन कारावास में बदल दिए। मतलब कठोर कारावास से सामान्य कारावास में बदल दिए। कुछ इस तरीके से उसका स्वरूप ही बदल दिए। परिहार का क्या मतलब है? कि स्वरूप वही रहा, स्वरूप नहीं बदलेंगे। सजा की अवधि कम कर देंगे। जैसे 4 साल की सजा है तो उसको 2 साल कर दिए। अगर 4 साल कठोर कारावास है तो उसको 2 साल कठोर कारावास कर दिए। कठोर कारावास वही है, मतलब सजा के स्वरूप को नहीं बदलना है। तो परिहार। ठीक। चौथी बात, चौथी बात यह है विराम। विराम का मतलब यह हुआ कि किसी विशेष परिस्थिति में सजा पर रोक लगाना। विराम का मतलब रोक देना। अब ये कौन कौन सी विशेष परिस्थिति हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? विशेष परिस्थिति कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे शारीरिक अपंगता आ गई हो, विकलांगता। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि कोई महिला है वो गर्भवती हो गई हो, तो उस समय उसकी सजा पर रोक लगा देते हैं। ठीक। प्रविलंब का क्या मतलब है? कि विशेष परिस्थितियों में दंड में विलंब करना।
विलंब का मतलब अस्थायी रोक, ये ध्यान रखिएगा। विलंब का मतलब ही यही है कि टेम्परेरी हमने रोक दिया है। अब इसमें क्या, कब, कैसे, उदाहरण के रूप में, जैसे किसी को मृत्युदंड मिला हो और उसने अपनी अर्जी राष्ट्रपति के पास सुनवाई के लिए डाली हो, ठीक, तो राष्ट्रपति के समक्ष अर्जी डाली हो, तब ये काम हो सकता है, ठीक। तब क्या लगाते हैं, प्रविलंब। ये 5 पावर ध्यान में रखिएगा। इनमें से राज्यपाल को मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है। वो मृत्युदंड को, ये 5 काम कर सकते हैं, तो चारों काम, लेकिन वो माफ नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते। तो राज्यपाल के पास ये जो मृत्युदंड वाला है, यहां पर हमने केवल क्षमा का देखा था, बाकी 5 का नहीं देखा था। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ये 5 शक्ति का इस्तेमाल तीनों जगह पर कर सकते हैं, और राज्यपाल ये 5 शक्ति का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं, और यहां पर केवल 4 शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां पर कोई शक्ति का इस्तेमाल, राज्यपाल के पास पावर, शक्ति का इस्तेमाल करने की पावर नहीं है, ठीक। कहानी एकदम क्लियर। चलिए, अब जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है, हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जरा पीछे चलते हैं। यहां पर अधिकतर आपने सुना होगा कि सेंट्रल और वो स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में डिस्प्यूट का मामला ही चलता है कि राज्यपाल अननेसेसरी रूप से जो विधेयक जरूरी नहीं है उनको भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास अगर आरक्षित रखे ले रहे हैं, तो कौन से विधेयक को मस्ट है आरक्षित रखना, कि उनको आरक्षित रखना ही पड़ेगा, वो, उस पर कोई जो है लेट लतीफ़ी या ढीला पाही नहीं चलेगी। वो कौन से विधेयक हैं जिस पर राज्यपाल को, जिसको राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना ही होगा, ठीक। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक अनिवार्य है। ये चीज अनिवार्य है यदि उसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिससे उच्च न्यायालय की शक्ति कम हो रही हो, उच्च न्यायालय की शक्ति कम हो रही हो, तब ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना मस्ट है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी ये सब्जेक्ट जो है ध्यान में रखिएगा कि कौन से विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना राज्यपाल के लिए अनिवार्य है। दूसरा, अगर वो डीपीएसपी से संबंधित हो, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित हो, 31C, 31 गा, आर्टिकल 31C, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित हो, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित हो, कोई भी ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो,
जो देश की एकता के विरुद्ध हो, जैसे राज्य किसी भी विशेष धर्म को राज्य का धर्म घोषित नहीं कर सकता, तो अगर देश की एकता के विरुद्ध हो गया तब भी वो कर देंगे। संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हो, कह रहे हैं कि राज्यपाल एक ऐसा विधेयक ला दिए कि राज्यपाल, उसमें लिख दिए कि राज्यपाल को कानून पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं, या राज्यपाल हमें चाहिए ही नहीं राज्य में। ठीक, तो संवैधानिक विषय के विरुद्ध, तब ऐसा विधेयक को राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। ठीक, तीसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिए, त्यागपत्र की बात। ये कल ही बताना था, ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो आज ध्यान में आ गया तो लिख लीजिए। त्यागपत्र में आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देंगे? उपराष्ट्रपति को। और अगर उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो किसको देंगे? सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, वही चीज उपराष्ट्रपति के लिए भी वैलिड है कि अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो कहाँ देंगे? राज्यपाल को। लेकिन यहाँ वो सॉरी राष्ट्रपति को। यहाँ पर क्या करना है, अगर राज्यपाल को देना है त्यागपत्र तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये त्यागपत्र का भी ध्यान में रखिएगा। ये भी लिख लीजिए एक चीज और, कि क्षमादान मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार होता है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति तो है, लेकिन वो विवेक के अनुसार ना करके मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार उस पर काम करते हैं, अपने से काम नहीं करते। ठीक, वही चीज राज्यपाल के मामले में भी लागू होती। सुनवाई का अधिकार, वापस अर्जी डालने का अधिकार, वजह पूछने का अधिकार, ये सब नहीं अधिकार है। ठीक है, तो इस समय राष्ट्रपति या राज्यपाल कोर्ट की तरह पेश नहीं आते, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अब जो देखते हैं वो देखते हैं कि कुछ आर्टिकल देखते हैं। वो आर्टिकल क्या बताएंगे कि ताकि स्टेट और सेंटर में आपस में कंपैरिजन हो जाए। आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ होगी? राष्ट्रपति में। 53 ये कहता है, और यहां पर राज्य के केस में 154 यही काम कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल, राज्यपाल में। ठीक, फिर है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद काम करेगी राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। राष्ट्रपति अपने आप से काम नहीं करेगा, इन मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करेगा। ठीक, वैसे ही यहां पर आता है 163 कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन रहेगा? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक, यहां पर
164 कहेगा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। ये तो हो गई क्या, इनकी संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या पोजीशन। और आपको क्या ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसमें ये लिख दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। पहले इसमें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि वो अपने आप से काम ना करके किसके अनुसार काम करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। और उसमें कौन होंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री, कैबिनेट मंत्री। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी बाध्यता नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एक और इंडिकेशन दे रहा है कि केंद्र और राज्य में कौन मजबूत है, केंद्र। लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी बाध्यता नहीं है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कौन स्टेट हैं, ये अनुसूची 6 में जो राज्य हैं। तो यहां के राज्यपाल को जो राज्य में खनिज पाए जाएंगे, खनिजों के लिए जो स्वायत्त जिला परिषद हैं, उनके लिए रॉयल्टी का बंटवारा का अधिकार किसको है, राज्यपाल को, इन्हीं 4 स्टेट में। और आपको पता होगा अभी लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, उन्होंने कहा कि हमें आप अनुसूची 6 में के राज्यों में रखिए ताकि वहां पर उनको ज़्यादा अधिकार मिल सके, लोकल बॉडीज को। अभी वो क्या है, यूटी हैं। ठीक, तो इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं, वो क्या देख लेते हैं, राष्ट्रपति की सूची। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, वो क्या बता दूं, हम्म, ये जो राज्यपाल को और राष्ट्रपति को माफ करने का अधिकार है, ये यहां पर संघीय प्लस समवर्ती दोनों है।
और यहां पर भी समवर्ती, राज्य विधान प्लस समवर्ती दोनों है। ठीक। अगर जो है, अगर डिस्प्यूट होगा समवर्ती पर तो किसका मान्य होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब कुछ आपको सूचियां याद रखना है कि कैसे कैसे राष्ट्रपति बने थे। वो टेबल जरा ध्यान में रखना है आपको, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन चीजें ध्यान में होनी चाहिए। तो पहले 2 टर्म तो राजेंद्र प्रसाद जी ने काटे, ये 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक, 2 बार। उसके बाद आए राधाकृष्णन। फिर आए जाकिर हुसैन। फिर आए वीवी गिरी। गिरी लिखिएगा, गिरी। फिर आए फखरुद्दीन अली अहमद। फिर आ गए संजीवन रेड्डी। फिर कौन आ जाएंगे? 7। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह। फिर वेंकट रमन। फिर शंकर दयाल शर्मा। फिर कौन आएंगे? शंकर दयाल शर्मा के बाद आएंगे के आर नारायणन। फिर के आर नारायणन के बाद आएंगे अब्दुल कलाम। कलाम साहब आएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम। फिर 11 के बाद प्रतिभा पाटिल। फिर प्रणब मुखर्जी। फिर रामनाथ कोविंद। और फिर द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए, इसमें से केवल और केवल राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार बने।
और आपको क्या ध्यान में रखना है? और आपको ये ध्यान में रखना है कि एक जाकिर हुसैन और एक संजीवन रेड्डी, नहीं, संजीवन रेड्डी नहीं, ये अहमद जी, अली अहमद जी, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मतलब ये कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनके नाम ये रिकॉर्ड है कि ये पहले एक और इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध, मतलब इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, निर्विरोध निर्वाचित हैं ये अभी तक में। ये 1977-78 के आसपास की बात है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है? और ये ध्यान में रखना है कि राधा, जाकिर और गिरी, ये तीन यहां से हो गए, और तीन यहां से हो जाएंगे। 7, 8, 9, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमण और शंकर दयाल शर्मा। तो ये टोटल 6 लोग हैं जो जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं सीक्वेंस वाइज देखूं तो पहले 2 टर्म राजेंद्र प्रसाद जी ने काटे, और इस लिस्ट में कितने नाम हैं? 15। तो अगर कहा जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी राष्ट्रपति हैं? 16वीं राष्ट्रपति हैं ये। पहली दलित महिला राष्ट्रपति, सॉरी दलित नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला राष्ट्रपति। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 60 में है शपथ। तो अगर आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ हो जाएगी। ठीक, उसके पहले का जरा 1-2 आर्टिकल और देख लीजिए। तिरपन तो बता ही चुके हैं आपको। 54, 55, 55 में है चुनाव का तरीका, चुनाव का तरीका राष्ट्रपति का। ठीक, 60 हो गया। 56 में है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का।
और इधर 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये पूछे गए हैं। 60 में शपथ हो गई और इधर राज्यपाल की शपथ हो गई। और उसके बाद 61 में हो गया महाभियोग, इधर महाभियोग होता ही नहीं। 72 में हो गई क्षमादान की शक्ति और इधर हो गया 161। अब 89 ऐड करते चलिएगा। फिर है 76 में है महान्यायवादी की नियुक्ति, तो 76 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 165। 89 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हमारा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों एक साथ टॉपिक खत्म हुए और अब आपके ये एक साथ ही खत्म होंगे। एक तरफ स्टेट का बताएंगे, एक तरफ सेंटर का बताएंगे, ताकि कंपैरेटिव करने में आपके पास एक निश्चित चार्ट आ जाए और ताकि उससे कंपैरेटिव स्टडी करने से क्या होता है कि आप ये देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कन्फ्यूजन मेनली दूर होता है बस, और टॉपिक जल्दी तैयार हो जाता है, हमें रटना नहीं पड़ता चीज़ों को, चीज़ों की समझ अपने आप बनती चली जाती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मंत्री, मुख्यमंत्री, ये तीनों एक साथ देखेंगे ताकि हमारा एक साथ चीज़ें कंपैरेटिव वे में समझ भी बढ़े और चीज़ें तैयार भी हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए और बार बार चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।